नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसकी हम परिचर्चा करेंगे और हर एक क्लास के अंदर आपको एक से दो प्रश्न जो है जरूर देखने को मिलेंगे। यानी हम बहुत क्विक रिवीजन के माध्यम से इन सभी टॉपिक्स को जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिससे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम आपको हेडिंग लगाना है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। बालू का स्तूप जनरली जो रेत के टीले होते हैं उन्हें हम बालू का स्तूप बोलते हैं। याद रखना, यानी जो मरुस्थल के अंदर जो रेत के टीले होते हैं उनको बालू का स्तूप अपन कहते हैं। अब ये बालू का स्तूपों की जो स्थिति को लेकर है, इनको कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम पहले बालू का स्तूप की बात करते हैं, देखो मैं यहाँ पर चित्रों के माध्यम से और परिभाषा दोनों लिखाता हुआ चलूंगा। अगर आप यहाँ पे पहली आकृति कुछ इस प्रकार से देखेंगे, ध्यान देना, ये आकृति आपको दिख रही होगी। इस आकृति में ध्यान दीजिएगा, ये आकृति जो है ये है अर्धचंद्राकार, यानी आकृति कैसी होगी, अर्धचंद्राकार होगी। और इस अर्धचंद्राकार आकृति में अगर आप देखोगे तो जो पवन की दिशा है, पवन की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार से होगी। यानी पवन की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार से होगी, यानी ये पवन यहाँ पे इस प्रकार से आएगी और ये पवन कैसे आ रही है, इसके विपरीत आ रही है। कैसे आ रही है, विपरीत आ रही है। ये इसका ये वाला जो भाग है ये अवतल है और यह उत्तल भाग है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जब अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप में उत्तल से अवतल की ओर पवन का प्रवाह हो तो उससे कौन से बालू का स्तूप बन सकते हैं। तो उससे आपको ध्यान रखना है, जो बनते हैं बालू का स्तूप उनको हम कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं, याद रखना। यानी हम जो है दो प्रकार से इसकी परिभाषा देख सकते हैं। पहला टाइप होगा कि मरुस्थल में बनने वाले वे लहरदार बालू का स्तूप जो पवन के विपरीत दिशा में बनते हैं, क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। अब सर इनका क्षेत्र हमसे पूछ लिया जाता है। अगर आप यहाँ पे क्षेत्र की बात करते हैं, इसके क्षेत्र की अगर आप बात करोगे तो क्षेत्र सर इसका शेखावाटी हो जाएगा। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, शेखावाटी हो जाएगा। और शेखावाटी के अंदर अगर आपसे जिला भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे, तो सर्वाधिक मिलेंगे सर ये चूरू के अंदर। सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे, चूरू के अंदर मिलेंगे, याद रखना। तो देखो हम इसकी परिभाषा एक दोबारा समझ रहे, एक बार ध्यान देना कि मरुस्थल में बनने वाले वे लहरदार अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो पवन के विपरीत दिशा में बनते हैं क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। या फिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप में पवन की जो दिशा होती है वो उत्तल से अवतल की ओर होती है, ध्यान रखना। ये बालू का स्तूप जो है सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में, और इनमें भी अगर प्रॉपर जिला आपसे पूछा जाता है तो वह चूरू रहेगा, याद रखना। फिर मरुस्थल में जितने भी बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसानदायी है। सबसे ज्यादा नुकसानदायी इसलिए है क्योंकि इनमें स्थानांतरण की प्रवृत्ति अतिशीघ्र होती है। तो इनमें स्थानांतरण की प्रवृत्ति अतिशीघ्र होने के कारण ये सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप माने जाते हैं। फर्स्ट बालू का स्तूप क्लियर हुआ होगा। सेकंड पे चलते हैं, देखो ध्यान देना। अब इस बार कुछ कंडीशन इस प्रकार से, अब देखिएगा कंडीशन कुछ इस प्रकार से, ये यहां पे ध्यान देना, ये पवन का प्रवाह इस बार सामने की तरफ से है। पवन का प्रवाह इस बार सामने की तरफ से है, यानी यहां पे ये इस प्रकार से पवन आएगी। अब पवन देखना इस बार ध्यान देना, ये अवतल से उत्तल की ओर जा रही है, अवतल से उत्तल की ओर जा रही है। फिर दूसरा देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बरखान के विपरीत आकृति वाला हो, यानी बरखान के विपरीत आकृति वाला, बरखान के विपरीत आकृति वाला। दूसरा इसका अगर आप थोड़ा सा शेप देखेंगे तो ये शेप थोड़ा सा हल्का सा आपको जो है पिचका हुआ दिखाई देगा, और देखने पर ऐसा लगेगा जैसे पहले वाली महिलाएं जब बालों के अंदर क्लिप लगाती थी तो वो लंबी लंबी क्लिप लगाती थी। आजकल की आधुनिक महिलाएं हो सकता है छोटी छोटी क्लिप लगाती हों, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 7-8 क्लिप भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो पहले वाली महिलाएं दोनों साइड 2 क्लिप लगाया करती थी, तो उसके समान भी ये प्रतीत हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि महिला के बालों के बालों के क्लिफ के समान, क्लिफ के समान, या फिर याद रख सकते हैं हेयर पिन, हेयर पिन आकृति वाले जो बालू का स्तूप है उनको ध्यान रखना पैराबोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराबोलिक कहा जाता है, याद रखना।
तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बरखान के विपरीत आकृति वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है, पैराबोलिक कहलाता है, और महिला के बालों के क्लिप के समान आकृति वाला बालू का स्तूप भी क्या कहलाता है, पैराबोलिक कहलाता है। यह सभी 12 मरुस्थलीय जिलों में बनता है। तो लिख सकते हैं यह सभी 12 मरुस्थलीय जिलों में बनते हैं, सभी 12 मरुस्थलीय जिलों में बनते हैं, याद रखना, ठीक है। और दूसरा सर्वाधिक जो बनते हैं वह सर्वाधिक आपको मिलेंगे, ध्यान रखना, ये जैसलमेर में। सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे, जैसलमेर में। दूसरा एक फैक्ट और याद रखना कि मरुस्थल के अंदर जितने भी बालू का स्तूप बनते हैं उनमें सर्वाधिक जो है वह पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर आप यहीं पे देखो थर्ड पे चलोगे, थर्ड पे कंडीशन में इसी प्रकार से बना रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ये बालू का स्तूप है, अब मैं यहाँ पे 2 चित्र इस बार बना रहा हूं ताकि चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब ये 2 बालू का स्तूप बना के मैं इस प्रकार से ये आकृति यहाँ पे दर्शा रहा हूं, ये पवन इस प्रकार से आएगी, यानी यहाँ पे दोनों कंडीशन में पवन इस प्रकार से आ रही है। तो अब आप जब पहली नजर में इनको देखेंगे तो देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ये बरखान के निर्माण की प्रोसेस है, ये बरखान के निर्माण की क्या है, प्रोसेस है। लेकिन कंडीशन क्या हुई कि यहाँ पे बरखान के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो आपके चल रही थी, लेकिन अचानक से पवन की दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और ये पवन इस बार जो है कुछ इस प्रकार से आना स्टार्ट हो गई, कुछ इस प्रकार से। हो सकता है ये पवन कुछ इस प्रकार से भी आ जाए, यानी अचानक से पवन की दिशा में दोनों कंडीशन में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यानी पवन इस प्रकार से आएगी और पवन इस प्रकार से भी आ सकती है, यानी हम यूं कह सकते हैं पवन की दिशा में परिवर्तन, पवन की दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, पवन की दिशा में परिवर्तन। तो अब यहां से देखो इधर भी परिवर्तन हुआ है। अब प्रश्न कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा कि जब बरखान निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाए, यानी बरखान के निर्माण की प्रोसेस हो रही थी लेकिन अचानक से पवन की दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब ये परिवर्तन हो सकता है ऊपर के साइड से तिरछी आ जाए या फिर नीचे के साइड से पवन तिरछी आ सकती है। दोनों कंडीशन में जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको कहा जाता है सीफ। क्या कहा जाता है, सीफ कहा जाता है। तो याद रखना कि जब बरखान निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाए तो उससे निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, सीफ कहते हैं, याद रखना। और सीफ का जो एरिया है सर, ये एरिया जो है ये जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र में ज्यादा बनते हैं, याद रखना। तो सीफ आकृति के जो बालू का स्तूप है वो कहां पर बनेंगे, जोधपुर के अंदर बनेंगे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अभी हम केवल यहां पे ध्यान रखना, केवल अर्धचंद्राकार आकृति के जो बन रहे हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहां पे एक कंडीशन ये देखना, ये मरुस्थल के अंदर कुछ छोटी छोटी इस प्रकार से आपको झाड़ियां देखने को मिलेंगी, कुछ छोटी छोटी झाड़ियां यहां पे देखने को मिलेंगी इस प्रकार से, यहां पे इस प्रकार से छोटी छोटी झाड़ियां, यानी ये झाड़ियां हैं। इन झाड़ियों के पास में ही यहां पे आपको कुछ इस प्रकार से, इनको अपन कहेंगे नव अर्धचंद्राकार, नव अर्धचंद्राकार। नव अर्धचंद्राकार। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य, छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य जो नव अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं, यानी मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य जो नव अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें याद रखना, उन्हें कहा जाता है सब्र कापीस, या कई जगह इनको लिखा हुआ आता है स्क्रब कापीस, स्क्रब कापीस इनके बारे में लिखा हुआ आ जाता है। तो ध्यान रखना, मरुस्थल में जो छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य नव अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें स्क्रब कापीस या सब्र कापीस कहा जाता है। और ये संपूर्ण मरुस्थल में कहीं पर भी बन सकते हैं, यानी ये संपूर्ण मरुस्थल में बनने वाले क्या हैं, बालू का स्तूप है। तो ये अर्धचंद्राकार टाइप के जितने भी बालू का स्तूप थे ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम टारगेट करते हैं लहरदार बालू का स्तूपों को। अगर आप लहरदार बालू का स्तूप में कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो पहली कंडीशन यहां पे देखना, ये लहरदार इस प्रकार से है, ये लहरदार इस प्रकार से हैं, यानी इस बार थोड़ा सा ध्यान से समझना इनको, ये लहरदार कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होगी कि इसमें पवन की जो दिशा रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। अब आप देखना ये लहरदार बालू का स्तूप है और इनमें पवन जो आ रही है, पवन इनको समकोण पर काटेगी,
पवन इनको कहां पर काटेगी, समकोण पर काटेगी, याद रखना। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि वे लहरदार बालू का स्तूप जो पवन के समकोण पर बनते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये जनरली आपको याद रखना है अनुप्रस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ कहलाते हैं। तो यहां से याद रखना कि मरुस्थल में बनने वाले वे लहरदार बालू का स्तूप जो पवन के समकोण पर बनते हैं यानी क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ कहलाते हैं। अनुप्रस्थ का मेन एरिया जोधपुर है, जोधपुर के अलावा बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में, इसके अलावा बीकानेर वाले पार्ट में इस प्रकार के बालू का स्तूप जो है देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इनका मेजर जो पार्ट है वो कौन सा है, वह जोधपुर वाला है, याद रखना कौन सा है, जोधपुर वाला है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब अगर आप सेकंड कंडीशन में थोड़ा देखें तो इस प्रकार से ये वापस लहरदार आ गए, इस प्रकार से ध्यान देना, ये लहरदार आ गई वापस से। अब यहां पे ध्यान देना लहरदार है, इस बार जो पवन की दिशा रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार से पवन आएगी। यानी अब कंडीशन क्या होगी कि पवन जो है वो इस प्रकार से आ रही है। तो अगर पवन ऐसे आएगी और ये लहरदार है, याद रखना लहरदार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लहरदार है तो पवन इनके इस बार समानांतर आएगी। यानी पवन के कैसे बने हैं, ये समानांतर बने हैं। यानी वे लहरदार बालू का स्तूप जो पवन के समानांतर बनते हैं क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं अनुदैर्घ्य। क्या कहलाते हैं, अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। और अनुदैर्घ्य जो मुख्य रूप से मिलेंगे वह मिलेंगे आपको जैसलमेर के अंदर। कहां पर मिलेंगे, जैसलमेर के अंदर मिलेंगे, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि पवन के यानी वे लहरदार बालू का स्तूप जो पवन के समानांतर बनते हैं, या आपके यूं भी कह सकते हैं कि एक तरीके से एक शब्द और काम में लिया जाता है कि ये जो हैं आपके पवनानुमुखी होते हैं, पवनानुमुखी होते हैं, याद रखना पवनानुमुखी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर पवन के समानांतर हो जाएंगे या पवनानुमुखी हो जाएंगे, याद रखना। ये बालू का स्तूप जो है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। तो समकोण पर बने लहरदार हो तो अनुप्रस्थ कहलाते हैं, और पवन के समानांतर बने लहरदार हो या पवनानुमुखी बने तो उनको अपन कह सकते हैं जनरली क्या, अनुदैर्घ्य कह सकते हैं, याद रखना। फिर कंडीशन आती है पांचवी कंडीशन, सॉरी नेक्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पे, इसी की तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये कहेगा कि मरुस्थल में बनने वाले लहरदार बालू का स्तूप, मरुस्थल में बनने वाले लहरदार बालू का स्तूप, देखो इस बार इसने ये नहीं कहा है कि समकोण पर है कि समानांतर है, इसने कहा है केवल लहरदार बालू का स्तूप। तो मरुस्थल में बनने वाले लहरदार बालू का स्तूप कहलाते हैं धोरे। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे, धोरे कहलाते हैं। और धोरे का कोई स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं होता है, संपूर्ण मरुस्थल में कहीं पर भी ये बन सकते हैं, याद रखना। फिर एक कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए उसने यहां पे एक शब्द लिख दिया, शब्द ये लिखा कि स्थानांतरित, स्थानांतरित लहरदार, स्थानांतरित लहरदार बालू का स्तूप। अगर स्थानांतरित लहरदार बालू का स्तूपों के बारे में पूछा जाता है तो स्थानांतरित जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं उनको हम कहते हैं धरियन। क्या कहते हैं, धरियन। बेसिकली जनरली क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि वो चार नाम देता है, पूछता है निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है या कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार है। तो ध्यान रखना मरुस्थल में बनने वाले लहरदार बालू का स्तूप धोरे, और स्थानांतरित लहरदार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, धरियन। धरियन का भी कोई स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये इस प्रकार से, ठीक है, देखो ये एक आपको स्टार टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये चारों तरफ से इसमें क्या आ रही है, पवन आ रही है, यहां पे पवन आ रही है। यानी ये पी जो प्रेजेंट कर रहा है ये किसको करेगा, ये पवन को करेगा। अब देखो मरुस्थल के अंदर हमने पहले बालू का स्तूप देख रहे थे, उनमें पवन की एक स्पेसिफिक दशा थी, सॉरी दिशा थी, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक दिशा नहीं है, यानी इसमें अनियंत्रित है। तो जब मरुस्थल के अंदर पवन की दिशा अनियंत्रित हो तो उससे जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। क्या कहते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। यानी मरुस्थल में जब पवन की दिशा अनियंत्रित हो तो उससे निर्मित बालू का स्तूप का अपन क्या कहते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
फिर अगर देखो इनके क्षेत्र की अगर वो बात करता है, इनके क्षेत्र की अगर वो बात करता है तो क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, एक तो अनूपगढ़, अनूपगढ़, एक सूरतगढ़, सूरतगढ़ में, और ये दोनों गढ़ श्री गंगानगर के पार्ट हैं, ध्यान रखना। अभी नए जिलों के अकॉर्डिंग कोई डेटा आया नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप बात करो इसके अलावा, तो इसके अलावा ये मिलते हैं जैसलमेर में, इसके अलावा ये कहां पर मिलते हैं, जैसलमेर के अंदर मिलते हैं, याद रखना। तो तारानुमा जो बालूका स्तूप हैं वो अनूपगढ़, सूरतगढ़, श्री गंगानगर और जैसलमेर के अंदर देखने को मिलते हैं, याद रखना। और इसके अलावा आप बात करो तो जोधपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालूका स्तूप देखने को मिल जाते हैं, याद रखना। फिर एक बालूका स्तूप और आ जाता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसकी कोई स्पेसिफिक आकृति नहीं होती है, नेटवर्थ बालूका स्तूप, नेटवर्थ बालूका स्तूप। और ये नेटवर्थ जो बालूका स्तूप है, ध्यान रखना, यह भी हमारे पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बनने वाला एक महत्वपूर्ण बालूका स्तूप है। और ये विशेषकर ध्यान रखना, जो नेटवर्थ बालूका स्तूप है ये आपको ध्यान रखना है, ये हनुमानगढ़ से लेकर, हनुमानगढ़ से लेकर आपके भिवानी, भिवानी हरियाणा तक बनते हैं, भिवानी हरियाणा तक बनते हैं, याद रखना। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि जो नेटवर्थ बालूका स्तूप हैं ये कहां से लेकर कहां तक बनते हैं, तो ये हनुमानगढ़ से लेकर भिवानी हरियाणा तक बनते हैं। अब एक बार इन्हें हम पुनः देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बालूका स्तूप, मरुस्थल में बनने वाले रेत के टीले क्या कहलाते हैं, बालूका स्तूप। अर्धचंद्राकार आकृति का हो और पवन के विपरीत दिशा में बने क्या कहलाता है, बरखान कहलाता है। शेखावाटी में बनता है और सर्वाधिक चूरू में देखने को मिलता है। स्थानांतरण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा अतिशीघ्र होती है, इस कारण ये सर्वाधिक नुकसानदायी बालूका स्तूप होते हैं। सेकंड हमने देखा था बरखान के विपरीत आकृति वाला है, पवन सामने से आ रही है, महिला के बालों के क्लिप के समान है, पैराबोलिक कहलाएगा, याद रखना। मरुस्थल के सभी 12 जिले हैं वहां पर देखने को मिलेगा, सर्वाधिक जैसलमेर में। और ऑल ओवर जो मरुस्थल में सर्वाधिक बालूका स्तूप बनते हैं वह पैराबोलिक प्रकार के बनते हैं। सेकंड में आप, थर्ड में आप देखना कि बरखान के निर्माण का प्रोसेस जारी था, लेकिन अचानक से पवन की दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। प्रश्न क्या बनेगा कि जब बरखान निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाए तो उससे निर्मित बालूका स्तूप को क्या कहते हैं, उससे निर्मित बालूका स्तूप को कहते हैं सीप। और सीप कहां पर बनता है, जोधपुर के अंदर बनता है, याद रखना। फिर आप इसी में बात करो, देखो मरुस्थल के अंदर छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य जो नव अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप बनते हैं उन्हें सब्र कापीस या स्क्रब कापीस के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखना। फिर बात की जाए, देखो लहरदार और पवन के समकोण पर तो अनुप्रस्थ कहलाते हैं और अनुप्रस्थ जोधपुर के अंदर बनते हैं। अगर लहरदार हो और पवन के समानांतर या पवनानुमुखी बनते हैं, याद रखना, तो उनको अपन कहेंगे यहाँ पे अनुदैर्घ्य, या फिर इनको कह सकते हैं रेखीय। क्या कह सकते हैं, रेखीय। लेकिन रेखीय हो, पवन के समानांतर हो, उनको अपन क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य। और कहां पर बनते हैं, जैसलमेर के अंदर बनते हैं। फिर केवल लहरदार हो तो धोरे कहलाते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में कहीं पे बन सकते हैं। स्थानांतरित लहरदार हो तो धरियन कहलाते हैं। फिर मरुस्थल में जब पवन की दिशा अनियंत्रित होती है, यानी पवन की दिशा कोई फिक्स नहीं होती, तो उससे तारानुमा बालूका स्तूप बनते हैं। और ये अनूपगढ़, सूरतगढ़ और जैसलमेर वाले पार्ट में बनते हैं, ध्यान रखना। फिर अंत में आता है कि नेटवर्थ बालूका स्तूप, ये आपके हनुमानगढ़ से लेकर भिवानी हरियाणा तक फैले हुए हैं। तो इस क्लास के अंदर हमने जो है राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी बालूका स्तूप बनते हैं उनकी परिचर्चा करी है। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत बेहतरीन और टॉपिक लेकर आने वाला हूं। अगर फिर भी राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर विशेषकर कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको आज तक समझ में नहीं आया हो, उस टॉपिक को आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं वहां से उस टॉपिक की भी जो है अच्छे से क्लास लेकर आ जाऊंगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप सीईटी का एग्जाम दो, चाहे एलडीसी का एग्जाम दो, चाहे राजस्थान का इवन कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल लगा हुआ है, उनमें सभी में ये टॉपिक्स जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।